हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे। जैसे कि मालूम है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ कंटिन्यू चल रही थी, जिसका नाम है टॉपर सीरीज़। एंड हम लोग ने लगभग एम्प्लॉयमेंट तक देख लिया था, यानी कि नहीं, रूरल डेवलपमेंट तक देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट। और ये हमारी वीडियो रहने वाली है वन शॉट। अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारे कवर अप हो जाएंगी एकदम इजीएस्ट वे में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, एंड जो हमारे इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट मैं बात करूं कि ये एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ठीक है, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, इससे हम लोग समझते क्या हैं। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। हु इज़ अ वर्कर, यानी कि जो क्वेश्चन पहला ही निकल के आएगा ना, हु इज़ अ वर्कर, यानी कि अ वर्कर इज अ इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन द सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। यानी कि वर्कर की मैं बात करूं कि वर्कर होते कौन हैं और करते क्या हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन हो रहे हैं, अब जाहिर सी बात है प्रोडक्शन होगा तो वर्कर तो होंगे ही। उस इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर कोई इंडिविजुअल वर्कर तो होगा जो वो प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो बस वही चीज़ हो जाएगा, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है, जो वो काम करता है, वो इन्वॉल्व होता है, इंगेज होता है। फिर मैं बात करूँ, सिंस द प्रोडक्शन मीन्स द वैल्यू एडिशन, वी कैन ऑल्सो डिफाइन वर्कर एज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। यानी कि जो वर्कर होता है ना, वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्या, वैल्यू एडिशन करने में। जो फॉर्म होती हैं, जो कंपनी होते हैं, ठीक है, अगर फॉर्म के अंदर, कंपनी के अंदर वर्कर्स नहीं होंगे, एम्प्लॉइज़ नहीं होंगे, तो क्या वो चल पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। When on sum total of value addition of the resident of the country amount of national income. Accordingly, we can state that the worker engaged in the process of value addition contributes to national income of the country in one way or the other. ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड या हायर्ड वर्कर। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड में एंड हायर्ड वर्कर्स में, ठीक है, इसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं उसके बारे में हम ज़रा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है, हम पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चल रहा है, हाँ, वेरी गुड। देखो, टाइप्स ऑफ वर्कर, जो हमारे टाइप्स ऑफ वर्कर होते हैं तो वो दो तरह के ही हैं, यानी कि दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेकंड हमारा होता है हायर्ड वर्कर, यानी कि जो हायरिंग पे काम पे आते हैं, यानी कि जो हायर किए हुए हैं उनको एक वेजेस सैलरी पे रखा गया है। ठीक है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होते हैं? वो पीपल जो खुद के काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा, जैसे कि हमारी ये कॉमर्स यूनिवर्स है, तो मैं हायरिंग पे तो नहीं हूँ ना, मैं खुद का अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। तो देखो ना, दीज आर दोज पीपल वर्किंग इन देयर वॉन द बिजनेस और प्रोफेशन, दे अर्न प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड ऑफ देयर सर्विसेज। ठीक है, यानी कि हम आपको जो भी सर्विसेज देंगे, ठीक है, आपको जो सर्विसेज देंगे, जो अर्निंग होगी वो मुझे मिलेगी, जो भी प्रॉफिट होगी मुझे मिलेगी। ठीक है, जो सर्विसेज हम देंगे रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। अगर लॉस होगा तो मेरी लॉस होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं हायर्ड पर्सन नहीं हूँ। उसी तरह और कोई बंदा है, वो खुद काम कर रहा है अपने, जैसे किराना का स्टोर हो गया या कोई खुद के बिजनेस हो गया, ठीक है, खुद की दुकान हो गया, तो वो क्या है, कहीं हायरिंग पे तो नहीं है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, वहीं हायर्ड वर्कर में क्या होते हैं? दीज आर द पीपल हायर्ड बाय अदर। ठीक है, यानी कि अगर मैं किसी को, कोई हमारा स्टाफ है, उसको मैं हायर किया हूँ तो उसको वेजेस सैलरी दूंगा ना। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। दे आर पेड वेजेस सैलरी एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, फिर मैं बात करूँ, हमारे हायर्ड वर्कर में भी दो तरीके के होते हैं। हाँ जी, हमारे हायर्ड वर्कर में भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कैजुअल वर्कर। ठीक है, अब भाई साहब कैजुअल क्या होता है? हाँ भाई, कैजुअल क्या होता है देख लो। देयर आर लाइकली डेली वेजर्स, ठीक है, नॉट ऑन द परमानेंट रोल्स ऑफ देयर एम्प्लॉइज, ठीक, एंड द नॉट इंटेल टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, आप ही हो, आपके इन्वायरमेंट पे देखो ना, आपके अगल बगल कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के काम हो रही होंगी, वहाँ पे लेबर मजदूर होंगे। ठीक है, तो वो लेबर मजदूर परमानेंट तो नहीं है ना। ठीक है, वो परमानेंट नहीं है, वो एक दिन आएंगे, उनको पैसा मिलेगा, वो चले जाएंगे शाम को, अगले दिन उनका कोई आने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, किसी और को हायर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो लेबर मिस्त्री हैं वो कैजुअल वर्कर में आते हैं।
क्योंकि वो हर जगह अलग अलग, ठीक है, काम करने जाते हैं, उनको वेजेस पे रखा जाता है, ठीक है, 400-500 रुपये में। जैसे आप ही हो, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, तो साफ़ सफाई कराने के लिए आप हायर करते हो ना लेबर मजदूर को, तो ये क्या हो जाएगा, कैजुअल वर्कआउट हो जाएंगे। लेकिन वही कोई बंदा किसी कंपनी में, किसी फॉर्म के अंदर या कहीं शॉप पे ही वो परमानेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, परमानेंट स्टाफ है, तो उसको वेजेस पे सैलरी पे रखा गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट, यानी कि रेगुलर वर्कर, ठीक है ना। तो दिस आर द ऑन परमानेंट रोल्स ऑफ देयर एम्प्लॉयड एंड द इंटाइल्ड टू द सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट, एंड उसको सोशल सिक्योरिटीज़ भी दिए जाएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ यही सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। ये ओवरऑल होता क्या है, चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब बताओ लेबर सप्लाई क्या होता है। refers to the amount of labor which the worker are the willing to offer corresponding to a particular wage rate, and you might able to work 10 hours as a daily but willing to work only the 6 hour day to day participate, ठीक है, particular wages। यानी कि इसका मतलब लेबर सप्लाई का मतलब refers to the amount of labor is a worker are willing to offer corresponding particular wage rate, यानी कि इनकी जो वेज रेट होता है वो विलिंग पे ऑफर की जाती हैं, ठीक है, जो उनका विलिंग पावर होता है, जो विलिंग होते हैं, जो वो काम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यू माई बी एबल, ठीक है, वी एबल टू वर्क 10 आवर एज अ डे, ठीक है, वो एबल हैं, उनके पास कैपेसिटी है जो वो 10 घंटे काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको काम 6 घंटे के ही मिलते हैं और 6 घंटे का ही पर्टिकुलर वेज मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जो काम वगैरह हैं वो 10 आवर तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो वर्क ओनली द 6 आवर इज अ डे पर्टिकुलर वेज। तो ये नॉर्मल चीज़ है। फिर मैं बात करूँ लेबर सप्लाई की, तो इज़ अ मेजर इन टर्म ऑफ मैन आवर ऑफ वर्क और मैन डेज, यानी कि वर्क पे, यानी कि जो लेबर सप्लाई का मतलब क्या हो गया, वो वर्कर जो है जो वर्क कर रहा है तो वो कितने घंटे कर रहे हैं, ठीक है, या डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंसीडर 8 मैन आवर इक्वल टू 1 मैन डे, इट इज़ ऑलवेज एस्टिमेटेड द रिलेटिंग टू वेज रेट, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ लेबर फोर्स की, on the other hand it refers to the number of workers actually working or willing to work, it is not related to wage rate, यानी कि जो लेबर फोर्स है जो अदर हैंड के अकॉर्डिंग जो भी नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो एक्चुअली वर्किंग करते हैं, ठीक है, जितना वो उनके पास विलिंग पावर है, यानी कि जितना वो मतलब वर्क कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो वेज रेट है उसके अकॉर्डिंग मिलता ही नहीं है, उनकी जो वेज रेट है उनके अकॉर्डिंग रिलेटेड ही नहीं होता है, ठीक है, वही लिखा है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, देखो वर्क फोर्स के बारे में, तो रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट ऑफ दीज हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट वर्किंग, ठीक है। फिर जैसे वर्क फोर्स हो गया इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट ओनली टू वर्क, ठीक है, विलिंग टू वर्क, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फोर्स निकालने का तरीका होता है, ठीक है, वर्क फोर्स निकालने का तरीका होता है, जिसमें होता क्या है जल्दी बताओ, वर्क फोर्स इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है। फिर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात, तो अबव कॉन्सेप्ट हेल्प द एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पर्सन हो गया, फिर एम्प्लॉयड एज अंडर द नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स, फिर माइनस वर्क फोर्स रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेटेड एज अंडर, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड निकालना हो अनएम्प्लॉयड तो इजिकल टू लेबर फोर्स से हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या माइनस करेंगे, वर्क फोर्स रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेटेड के अंडर में जो होंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड निकल के आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना, ये नॉर्मल एमसीक्यू में ही आएगा, ठीक है, ऐसा कहीं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, 4-5 नंबर का तो नहीं पूछता है, यहाँ से एमसीक्यू में आ सकता है, यहाँ के जो फॉर्मूले वगैरह हैं, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, छोटे मोटे, वो यहाँ से आ सकते हैं। फिर मैं बात करूँ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है निकालने का, क्या, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड में बात करूँ पार्टिसिपेशन रेट, रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिविटी इंगेज्ड, ठीक है, या एक्टिवली इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द कंट्री,
ठीक है, जो पॉपुलेशन इंगेज हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करने में एंड हमारी वैल्यू एडिशन यानी कि हमारे कंट्री के अंदर वैल्यू ऐड करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर जो भी पार्टिसिपेशन रेट है अगर उसको निकालना है तो टोटल पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन होंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वर्कफोर्स से, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पार्टिसिपेशन रेट टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल वर्कर इनटू 100, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर क्या साइज है, ठीक है, तो इसके बारे में देख लो एक बार, ठीक है। तो एक बार रीडिंग कर लो क्या होता है। फर्स्ट मैं बात करूं साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया की, ठीक है। तो देखो नियरली 75% ऑफ द 3/4 ऑफ द वर्क फोर्स इज फाउंड इन रूरल एरिया, यानी कि 75% है और उसके 3/4 वर्कफोर्स हैं हमारे रूरल एरियाज़ में, ठीक है। फिर मैं बात करूँ वहीं अर्बन वर्कफोर्स इज ओनली 25% इन 1/4 ऑफ द टोटल, ठीक है, यानी कि ओनली तो ओनली यानी कि 25% ही हैं, ठीक है। फिर फीमेल वर्कफोर्स की मैं बात करूं, आउट ऑफ द टोटल द रूरल एरियाज नियरली 25% और द 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, टोटल रूरल वर्कफोर्स सुनाएंगे, वाइल इट इज ओनली परसेंट 20% और द 1/5 ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है। फिर मैं बात करूं वहीं सेकेंड पार्ट की, 77% ऑफ द वर्कफोर्स कंप्राइजेस of male workers, only 23% of the female worker, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल वर्कर इन्वॉल्व चाइल्ड एंड लेबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। फिर मैं बात करूँ इंडिया एज अ वर्क फोर्स ऑफ नियरली, ठीक है, 71%, ठीक है, सॉरी 470 मिलियन, यानी कि 471 मिलियंस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ये हमारे इंडिया का वर्क फोर्स, ठीक है, की डाटा है। तो आशा करता हूँ ये नॉर्मल चीज़ें समझ में आई होंगी और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेना इसको। फिर मैं बात करूँ व्हाई इज अ बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स रूरल बेस्ड, ठीक है। तो मैं बात करूँ दिस इज अ सिंपली बिकॉज बल्क ऑफ द जॉब आर इन रूरल एरियाज। डज इट मीन बल्क ऑफ आवर जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूरल, ठीक है, इकोनॉमी, यानी कि जो जीडीपी होती हैं जो डिराइव होती हैं रूरल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो मैं बात करूँ पैराडॉक्सिकली, ठीक है, पैराडॉक्सिकली नॉट इम्प्लाइंग नॉट मोर द पीपल आर इंगेज इन फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़ बट कंट्रीब्यूट लेस टू जीडीपी। अभी भी प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फार्मिंग में इंगेज नहीं हो रहे हैं और इसी वजह से हमारी जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट हो पा रही है, ठीक है, इसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो वो कम होते जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है, ठीक है। फिर मैं बात करूं दिस मीन्स और द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इन रूरल एरियाज। लो प्रोडक्टिविटी implies low earning, which is why there is widespread the poverty in rural areas, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं और डाटा हैं और ये भी हमारे मतलब आपके पॉइंट ऑफ मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूँ वाई इज़ अ परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल द अर्बन एरियाज, ठीक है। तो देखो दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग द रीजंस। फर्स्ट, फीमेल एजुकेशन इन इंडिया टिल अ फेयर क्राई इम्प्लाइंग द लो अपॉर्चुनिटीज फॉर द जॉब, यानी कि अभी भी जो फीमेल लोग हैं, यानी कि जो फीमेल की जो एजुकेशन है वो कम है मेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उतनी ज़्यादा मतलब नहीं है और इसी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो फीमेल को कम मिल रही है, ठीक है। सेकेंड में बात करूँ अमंग मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरिया जॉब वर्क इज वुमेन इट स्टिल गवर्नमेंट, ठीक है, या गवर्न बाय फैमिली डिसीजन रेदर देन इंडिविजुअल या बॉन्ड डिसीजन, यानी कि अगर फीमेल है, फीमेल जॉब करेगी या नहीं करेगी, ठीक है, उसका कोई डिसीजन, उसका जो भी डिसीजन हो रहा है उस पर कोई महत्व नहीं है, ठीक है। लेकिन वो उनके फैमिली वाले अगर वो बोल दिए उस फीमेल को कि तुमको जॉब करो या ना करो, ठीक है, तो वो डिसीजन लेगी। मतलब
जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप जाहिर सी बात है जॉब तो करोगे ना। क्यों जॉब करोगे? क्योंकि आपको फैमिली चलानी है, ठीक है। लेकिन वही फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर वो फीमेल चाहे भी जॉब करने का तो वो नहीं जॉब कर सकती जब तक उसके फैमिली वाले ना चाहें। तो अगर फैमिली वाले चाहते हैं, ठीक है, जॉब करना, कि जो भी उसके घर में फीमेल है, बहन हो, सिस्टर हो या बेटी हो या बहू हो, कोई भी, ठीक है, तो वो जॉब कर सकती है ना। लेकिन आप अगर आप चाहोगे जॉब करने की तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फीमेल के साथ ऐसा रूल नहीं होता है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ इम्प्लाइंग दैट इवन द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एक्चुअली यूटिलाइज्ड, ठीक है। फिर मैं सेकंड में बात करूँ हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग द वुमेन इन रूरल एरियाज इज वूमिंग टू वाइड स्प्रेड द रूरल पॉवर्टी। Female workers in rural areas largely engage in IOW, paid and less productive jobs just to add to their family income. Many of them are the given wages in term of grains during the harvesting seasons and the season when they find most job. ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं और इसको आप एक बार रीड कर लेना, क्योंकि ऐसा यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सेकंड की, जो रेट है हमारे पार्टिसिपेशन एक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे रूरल 2 बार लिखा गया है, ठीक है, तो आप इसकी टेंशन मत लेना। मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हो जाएगा सेक्स, रूरल, अर्बन या टोटल की मैं बात करूँ, ठीक है। तो जो मैन है लोग, यानी कि जो मैन है वो 51.7 है रूरल एरिया में, वहीं अर्बन में 53.0 हैं। और ये जो हमारा डाटा है ना वो 2000 थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है, 17-18 की डाटा यानी कि 2017 to 18 का है, ठीक है। आप यहाँ पे 23-24 में तुम थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर जो वुमेन का जो है वो 17.5 है, वहीं अर्बन में 14.2 है, ठीक है। और टोटल की मैं बात करूँ तो ओनली 16.5 है, ठीक है, और वह मतलब वुमेन की। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे टोटल, तो अर्बन में यानी कि सॉरी रूरल में जो टोटल डाटा है मैन एंड वुमेन को लेकर 30.0 है, ठीक है। यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे 33.9 है, फिर यहाँ पे 34.7 है। और ये एनसीईआरटी का डाटा है, ध्यान देना, तो मैं अपने मन से ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सेकंड की, ठीक है, सेकंड में बात करूँ, एक मिनट, सेकंड की मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय रीजन एंड जेंडर्स की, ठीक है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो जेंडर्स जो हैं, रीजन है, उन सब की बात करूं तो हमारे देखो जैसे कि ये हमारा परसेंटेज में है डाटा और ये 0 to यहाँ तक है। फिर मैं बात करूं देखो 38%, ठीक है, 38% किसका है? 38% हमारा क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। यानी कि अर्बन वर्कर्स की मैं बात करूं, अर्बन में 38% लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ध्यान देना, ठीक है। फिर वहीं मैं बात करूं 47% ऐसे लोग हैं जो रूरल सैलरीज एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि आज भी सैलरीज एम्प्लॉयज़ सेल्फ एम्प्लॉयड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी भी लोग हैं ना वो जॉब पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, भाई पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, कहीं ना कहीं लग जाएंगे, 20-25 हज़ार रुपये कमाएंगे, ठीक है। तो अभी भी ये माइंड सेट है लोगों का, ठीक है। फिर मैं वहीं में बात करूं केवल 15% ऐसे लोग हैं जो कैजुअल वेज लेबर्स हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो, ये हमारी डाटा है। फिर वहीं में बात करूं रूरल वर्कर्स की, ठीक है, ये तो हमारे अर्बन क्या हो गया, रूरल वर्कर्स की, तो 58% ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। 58% कहाँ पे हैं? रूरल वर्कर्स में, ठीक है, रूरल वर्कर्स। फिर मैं बात करूं केवल 13% ऐसे हैं जो सैलरी एम्प्लॉयज़ हैं, रेगुलर सैलरीज एम्प्लॉयड। वही मैं बात करूं 29% ऐसे लोग हैं जो कैजुअल वेज लेबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी डाटा है और ये एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल, अगर इस तरह का आ गया तो आपको बनाने पड़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख भी लेना, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है, देखो मैं मेल की बात करूं, फीमेल की बात करूं, ठीक है, यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो 52% है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड में जो मेन लोग हैं वो 52 हैं और वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड में फीमेल भी 52% है,
ठीक है, यानी कि इन लोग का जो डाटा है वो लगभग सेम है, लेकिन वहीं सैलरी एम्प्लॉयज़ में मेल में थोड़े से अधिक है कंपैरिजन टू फीमेल, इसमें 24 है और वहीं इसमें 21 है। फिर में वही मैं बात करूँ कैजुअल वेज लेबर्स में, जो कि 34% है एंड 27% है। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल डाटा है, जो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर मैं बात करूँ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, यानी कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। We now study the distribution of workforce across the primary, secondary and the tertiary sector of the economy। ठीक है, यानी कि हमारी जो वर्कफोर्स है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो प्राइमरी के अकॉर्डिंग, सेकेंडरी के अकॉर्डिंग एंड टर्शरी के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ये तो आप लोग को मालूम है ना। फिर मैं बात करूँ इकोनॉमी ब्रीफली कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है वो ही तीनों मेथड के अकॉर्डिंग, तीनों सेक्टर को मिला के ही बनाया गया है। अगर तीनों सेक्टर नहीं होंगे तो ऑक्यूपेशन का नाम का कोई चीज़ ही नहीं होगा। हाँ भाई, समझ रहे हो ना। ऑफ द इकोनॉमी, हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर यही हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी काम करता है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ जनरली द इकोनॉमी एज अ 8 इंडस्ट्रियल डिवीजन which can be clubbed into the 3 major sector of the economy as a under। फर्स्ट जिसका नाम है एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंड जिसका नाम है माइनिंग एंड क्वेरिंग हो गया, सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन हो गए, ठीक है ना, फिर ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज हो गए, सर्विसेज हो गए। ठीक है, तो हमारे जो एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग क्वेरिंग हो गया, ये सारे जो सेक्टर हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। हाँ जी, समझ रहे हो, ये दोनों जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और वहीं मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक, ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज हो गया, ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, यानी कि फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है, तो ये हमारे तीनों मेथड है, मतलब बोल सकते हो सेक्टर है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया। फिर मैं बात करूँ जॉबलेस ग्रोथ की। हाँ भाई, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ भी है। अब ये होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फिर मैं बात करूँ इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन जीडीपी राइज, इट इम्प्लाइज द इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो हमारी जीडीपी भी राइज होगी। ठीक है, और यानी कि हमारे जो लेवल ऑफ आउटपुट होंगे वो भी बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, बिल्कुल। फिर इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट अचीव इन 2 वे, एक तो होता है थ्रू द ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, फिर थ्रू द बेटर टेक्नोलॉजी। इन पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया दे आर द क्या जगह स्टैगरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम द मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विथ द ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो दैट ठीक है पॉवर्टी इज कम्बेटेड। ठीक है, तो ये सारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। Unfortunately, Indian economy is experiencing GDP more through the technology, ठीक है, than the employment of labor. It is situation of jobless growth। और यही कारण है कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो जॉबलेस ग्रोथ हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ ये नॉर्मल चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको। फिर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। कब से भैया आप एम्प्लॉयमेंट पढ़ते जा रहे हो, बोर तो हो गया होगा ना। तो भाई थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़े सा टॉपिक और ज़्यादा नहीं बचा है, 3-4 टॉपिक है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा और मुझे सह लो। ठीक है, फिर मैं बात करूँ अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड वेल एबल टू वर्क बट आर नॉट गेटिंग वर्क। देखो बेचारा ये बंदा है, ये बंदा बेचारा टाई बेल्ट लगा के सूट बूट पहन के, ठीक है, वर्क करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बंदे के पास, यानी कि जो मैन है, इसके पास कोई वर्क ही नहीं है। कोई इसको कंपनी, कोई फॉर्म कोई ले ही नहीं रही है कि बाबू आओ हमारे पास काम करो। ठीक है, यानी कि जॉबलेस है। देख लो बेचारा जॉब खोज रहा है, लुकिंग फॉर जॉब। तो ये सिचुएशन है भाई हमारे इंडिया की। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इसी को लगाते हैं, टाई वाई लगा के सूट वूट पहन के तुम बैठ जाओ, लेकिन जॉब करने का है ही नहीं, और जॉब नहीं करोगे तो अर्निंग कहाँ से करोगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। फिर इट शुड नॉट विथ द एम्फेसिस दैट सच पीपल
who are not willing to work the existing क्या जाएगा वेज रेट आर नॉट कंसिडर द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि कुछ पीपल ऐसे हैं, ठीक है, जो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। वर्क तो मिल रहा है लेकिन वो वर्क के लायक नहीं है, वर्क नहीं कर पा रहे। जैसे ये है, इसको सारे कुछ आते हैं, मान लो किसी फॉर्म में नौकरी नौकरी है नहीं, सॉरी नौकरी ही नहीं है लेकिन ये कर पाएगा, नहीं उतना एबल है कि कोई इंडिविजुअल कोई वर्क है इसको दिया जाए तो वो कर पाएगा, लेकिन वो सीट खाली नहीं है। ठीक है, तो भाई कैसे करें। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं, ठीक है, जो काम कर नहीं पाओगे लेकिन नौकरी तो है। ठीक है, कोई फॉर्म है वहाँ पे कोई सीट खाली है, ठीक है, जॉब के लिए, लेकिन उसके लिए कोई बंदा ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें हैं हमारी इंडिया में। ठीक है, हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड नॉट कंसिडर द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब तुम ही हो ना, वह काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुमको वेज रेट नहीं मिलेंगे और इसको हम कंसीडर भी कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वर्क तो है ना, अब तुम नहीं कर पाए तो वो तुम्हारी गलती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक तो हमारा होता है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, disguised unemployment occurs when the number of workers engaged in the job is much more than actually required to accomplish it. ठीक है, फिर मैं बात करूँ some of them are withdraw from the job total DIT production will not fall. ठीक है, एक होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है, सीजनल। अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वन सीजन अनएम्प्लॉयमेंट इट अकर्स सिंपली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशनल। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होते हैं वो 3-4 महीने लोग उसमें क्या करते हैं, मतलब हर 3-4 महीने पे सीजन आता रहता है उनका। ठीक है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। फिर ड्यूरिंग ऑफ सीजन व्हेन द फॉर्म वर्क आर आउट ऑफ जॉब दे हैव नो वर्क टू डू, उनके पास जॉब करने का कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट बात की, कैजुअल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट सी बात है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही हैं। एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन होता है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया, डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गए, फिर लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर हो गया। ठीक है, तो ये सारे कैजुअल अनलिमिटेड हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन। फिर मैं बात करूँ सम रिसेंट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, यानी कि हमारी सरकार भी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ नए योजनाएं बनाए थे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, रोजगार योजना, जिसको हम प्यार से शॉर्ट में ABRY बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड में बात नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये लॉन्च हुआ था 2020 में। फिर दिस योजना वाज टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयज़ फॉर क्रिएशन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड द, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 ऑफ पैंडेमिक। सेकेंड में बात करूँ प्रधानमंत्री रोजगार, ठीक है, प्रोत्साहन योजना करके, जिसको हम शॉर्ट में PMRPY बोलते हैं। ठीक है, दिस योजना लॉन्च विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 लाइक ABRY। ठीक है, इट हैज़ आल्सो मीन्ड द इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयज़ फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा, नहीं सॉरी ये न्यू एम्प्लॉयमेंट होगा, ये मिस्टेक हो गया, न्यू एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, न्यू एम्प्लॉयमेंट कलर चेंज ले लेते हैं, अरे भाई एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, आखिरी में। तो ये चीज़ है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में PMGKRA बोलते हैं। इट हैज़ अ 125 डेज अभियान लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 20 June 2020 with a mission to address the issue of returning the migrant workers and similarly affected the rural population by the COVID-19 as a pandemic through. A multi-pronged is the strategy was launch of the providing the immediate the employment and livelihood opportunities to the distressed.
ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें थी। फिर मैं बात करूँ दीनदयाल अंत्योदय योजना जो हुआ था, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो डे ऑफ NULM के अकॉर्डिंग भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, DAY डे फिर NULM, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। फिर मैं बात करूँ दिस वाज अ रिड्यूस द पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्बन पुअर हाउस होल्ड, यानी कि जो अर्बन के एंड रूरल के जो मतलब गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको क्या मिल सके, यानी कि थोड़ी राहत मिल सके, वल्नरेबिलिटी मिल सके उन हाउस होल्ड लोगों को, एनेबलिंग देम टू द एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो पाए, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें थी हमारी सरकार के वजह, सरकार के अकॉर्डिंग मदद की जा रही थी, ठीक है। फिर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के, जिसको हम शॉर्ट में PMMY बोलते हैं। अब ये क्या होता है देख लो भाई। दिस स्कीम वाज लॉन्च, ये जो लॉन्च हुआ था ना, बाय द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन April 8, 2015 for providing the loan up the 10 lakh to the non-corporate and non-farm small micro enterprises. These loans are classified as a mudra loans under, ठीक है, मुद्रा लोन के अंडर में आएगा, जिसको हम PMMY बोलते हैं। दिस लोन आर गिवन द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक हैं, RRBs हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, IMFIs हो गए, या NBFC हो गए, ठीक है, NBFCs, ठीक है, इन सारी बैंक में, ठीक है, लोन प्रोवाइड करने की योजना बनाई थी, जो प्रधानमंत्री, ठीक है, मुद्रा योजना के नाम पे फेमस था, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, प्रधानमंत्री, ठीक है, कौशल विकास योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMKV बोलते हैं, ठीक है, PMKVY। दिस इज द, ठीक है, फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि ये स्किल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया था एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अकॉर्डिंग बनाया गया था, ठीक है। MSDE implemented by the National Skill of Development Corporation NSDC. The objectives of the skill certification scheme is to enable Indian youth to take up the industry relevant skill, training हो गए, and that will help them in the securing a better livelihood, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बताया हूँ, ठीक है, अभी जस्ट, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना, और ये आना चाहिए आपको, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो टोटली कंप्लीट होता है, और आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे झेलने के लिए थैंक यू। और आशा करता हूँ इस पूरे वीडियो को अगर देखे होगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा, नॉलेज तो ज़रूर मिले होंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी ये चीज़ें, हमारे जो कंटेंट आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ भाई लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, एंड रिलेशन में जो भी लोग ये 12th स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है। तो और सजेशन करो, कोई भी कमेंट वगैरह करना है, कोई क्वायरी है तो वो भी पूछो, ठीक है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे, ठीक है, आखिरी के 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है। तो चलो बाय।